हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जो भी हम लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर क्लास 9 है, क्लास 9 का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स है। इस 4-5 चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट करा दूंगा मैं समरी के रूप में। तो ये क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स है उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, ये देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो देश में कितने प्रतिशत कम? 40% से कम आज भी क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। मतलब 40% से कम सिंचाई होती है। दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बस वही पढ़िए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। तो किसी एक साल में एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि क्या कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। तो 1960 तक कैसे बीजों का प्रयोग किया जाता था? पारंपरिक। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV गेहूं और चावल की खेती के मतलब HYV के छरा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाया। तो 1960 में ही हरित क्रांति में क्या हुआ? भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV वाले जो गेहूं और चावल होते थे उनके खेती करने के तरीके को सिखाया गया। भारत में कहाँ कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम, संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग, तो आइए इसको देख लेते हैं। 4 या 5 चैप्टर है, इसमें खत्म हो जाएगा। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र देखिए, प्राथमिक में क्या आते हैं? जैसे कृषि आ गया, ठीक है, वन आ गया, पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? विनिर्माण शामिल होते हैं। जैसे तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सेवाएं आती हैं तृतीय क्षेत्र में। साक्षरता दर 1951 में कितनी थी? 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई थी, ठीक है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। तो महिलाओं की जो अपेक्षा में कितना, पुरुषों में कितना अधिक है साक्षरता दर? 16.6%। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, वहीं जबकि बिहार में कितना है? 62% है साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार। अब नेक्स्ट है, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। तो जो श्रम बल है वो जनसंख्या, उनके अंतर्गत कौन आते हैं? जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है। जो गांव में कैसी बेरोजगारी है? ये इंपॉर्टेंट है, याद करे रहिए इसको। तो गाँव के क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है, ठीक है। कैसे? मौसम वाली बीमारी है, बीमारी कह रहा है, बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी है? शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, निर्धरता एक चुनौती है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं समरी के रूप में। निर्धरता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित आवश्यकताओं पर निर्धारित है, ठीक है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी? 2400 कैलोरी चाहिए होती है और नगरी में 2100 कैलोरी। आगे चलते हैं। जो पोवर्टी लाइन होती है, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO करता है। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है, न्यू SDP है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 देने के लिए उपलब्ध कराना, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय
रोजगार गारंटी कोष को स्थापित करेगी इसके लिए, ठीक है। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। तो राज्य सरकार भी किसकी करेगी? रोजगार गारंटी कोष की स्थापना। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार अगर है, आवेदक को 15 दिन के अंदर नहीं ज्वाइन किया गया तो क्या होगा? वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, मतलब पैसा उसको मिलेगा। राष्ट्रीय काम के बहुत बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है भाई? यह एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था, ठीक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है यह क्या है? एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था इसको, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे शहर होते हैं उनको शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। आगे चलते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के लिए अवसर है। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब हुआ? 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा रूप से ऊपर लाना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया? 1999 में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो निर्धन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको एक उनका ग्रुप बनाना, ठीक है, और उनको ऋण, मतलब लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो सरकारी सहायकी बैंक होते हैं इनको द्वारा, ठीक, और इनको निर्धनता रेखा, जो पॉवर्टी लाइन है, उससे ऊपर लाना। आगे चलते हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुआ? 2000 में आरंभ होता है। किसके अंतर्गत क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये कब आरंभ हुई? 2000 में। इसके अंतर्गत क्या आता है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य होते हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा होती है, ग्रामीण आश्रय होते हैं, जो गांव में जल प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण और जैसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, ये राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, इससे चैप्टर 9 की समरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 बंगाल का अकाल था। तो भारत में अभी तक कब सबसे मतलब जो बड़ा अकाल पड़ा है भयानक, वो 1943 में बंगाल में था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। तो भारत का जो बंगाल प्रांत था इसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती थी। तो कुपोषण से सबसे कौन प्रभावित होता है? अधिक महिलाएं। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी को बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। तो जो खाद्य असुरक्षा है इससे जो सबसे बड़ा आबादी जो प्रभावित होता है वो कौन सी है? जो गर्भवती तथा जो दूध पिला रही महिलाएं होती हैं या 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको, ठीक है। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी रणनीति हरित क्रांति में हुई, ठीक है, मतलब इसको अप्लाई हरित क्रांति में हुआ, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति, कब, ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति का आधिकारिक रूप दर्ज किया। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि 1940 बंगाल के अकाल पृष्ठभूमि से हुई थी। तो जो भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? जब बंगाल में अकाल आया था, भयानक अकाल तो इसी में, ठीक है। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम, जो गरीबी को ध्यान रखते हुए 3 कार्यक्रम में शुरुआत हुई। कौन कौन सी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है, ISDS जिसको कहते हैं, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई थी। तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब शुरू की गई? 1975 में। और काम के बदले अनाज, ठीक है, ये कब किया गया? 1977-78 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है।
1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RDS शुरू की गई। तो 1992 में कब क्या शुरू गई? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई 1700 ब्लॉकों में, ठीक है। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जून 1997 में कौन सी? सभी क्षेत्रों में क्या? गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत, मतलब गरीबी हटाने के लिए, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS की प्रारंभ की गई कब? 1977 में। याद करे रहिए, डेट पूछा जाएगा। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना की प्रारंभ हुई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में सर्वाधिक गरीबी और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों के लिए लक्षित थी, ठीक है, मतलब उनके लिए बनाया गया था। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों और सब्जियां उपलब्ध कराने की तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। तो ये सिंपल लाइन है। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक समरी है, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि समरी के रूप में है। तो SCRT प्लस NCERT का मिक्स है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।